बेसिकली इनका नाम माइकल डे मोटेंज होगा आई गेस। ठीक है, मैं गलत बोले तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या किस तरीके से बोला जाएगा। तो ये बहुत सारे वेरियस टॉपिक पे लिखते हैं, जैसे कि किस तरीके से बच्चे को बड़ा करें, मतलब उसकी परवरिश कैसे करें, उसके बाद सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको कैसे मैनेज करें, ग्रीफ या जैसे लॉस किसी का हो जाता है उसे कैसे मैनेज करें, बहुत सारे फिलोसफिकल ये भी लिखते हैं। रेने डेकार्टे जो थे, इनका नाम आई गेस मैं सही ले रही हूँ बिकॉज आई नो, रेने डेकार्टे जो थे ये भी फिलोसफर थे। इनका एक बहुत पॉपुलर कोट है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। बेसिकली वो फिलोसफर थे, इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे बिलीव करें कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कैसे माने कि हम ह्यूमन हैं, कैसे। देखिए फिलोसफी है तो फिलोसफी में बहुत डीप विजडम देखा जाता है, तो वो उसका आंसर देते हैं। बेसिकली आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हम जब सोचते हैं, आई थिंक देयर फॉर आई एम का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हैं, ठीक है, लिटरल मीनिंग। और इनसे काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट बहुत इंस्पायर हैं, बहुत जगह आप पढ़ेंगे, इवन मैथडोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो भी इनको पढ़ेंगे, रेने डेकार्टे, ठीक है, बस आई थिंक इसमें साइलेंट होता है। तो ये मेजर राइटर्स थे, और आपको अगर पता है रेनेसा के राइटर तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स मैथमेटिक्स में गैलीलियो आते हैं, उसके बाद केपलर होते हैं, न्यूटन हैं। इन सारे लोग ओल्ड आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, ठीक है, और नए आइडियाज़, ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ बताते हैं, जिससे उन चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ किया जा सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन ढूंढे जा सके, ठीक है। कहीं ना कहीं ये समाज को, उस टाइम का जो सिचुएशन है उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। विलियम हार्वे जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो होता है वो डिस्कवरी करते हैं, और ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है हम एज अ, या हम किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब चीज़ों के बारे में रीथिंकिंग होने लगती है। पहले हम जो भी होली वाटर पी के ही ठीक था, ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब साइंस, मेडिकल साइंस, ये सब भी डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हो रही थी समाज पे, इन्होंने ही इम्पैक्ट किया सोशल, अगर हम थॉट के बारे में देखें, अगर कॉम्ट का, स्पेंसर का, डर्कहाइम का, ठीक है, और भी सोशोलॉजिस्ट का, यहाँ पे हमने बस नाम दिया है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग अगर मैं वर्क बोलूँ, जो आप हिस्ट्री उठा लें, सोशियोलॉजी उठा लें, जहाँ भी उठा लें, जिससे इंस्पायर आपको मिलियन ऑफ वर्क्स और मिलियन ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे, वो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन का था, इवन साइंस में भी, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी 1859 में जो पब्लिश हुई। ये ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपनी स्टडी करते हैं, बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करते हैं, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में स्टडी करके बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म compete फॉर द लिमिटेड रिसोर्स ऑन अर्थ टू ऑफर, ठीक है। तो देखिए ये बताते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, वो लिमिटेड है, और सबको, ठीक है, फाइट करना पड़ता है। जितने भी लिविंग, जितने भी जीते जाते जागते मतलब जंतु हैं, ठीक है, उनको उस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है, जिससे इनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया आता है। इज़ अ नेचुरल लॉ, ये बोलते हैं कि ये नेचुरल लॉ है, जो वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, जो जिसके अंदर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का वो होगा, ठीक है। और सम स्पीसीज इसी वजह से इवॉल्व करके बेटर उनके अंदर ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं कि सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सके। देखिए नई नई चीज़ें हमारे आती, कहा जाता है ना कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। अब मान लीजिए वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीन क्या किया जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से लड़ने की ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, बस हम उसे जागृत कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन क्या करता है, आपको अगर पता है तो ये भी कमेंट में लिखिएगा। तो बेसिकली यही आइडिया होता है कि हमारी बॉडी इतनी खुद को मतलब इवॉल्व करती रहती है कि हम सर्वाइव कर सके, जितना भी सिचुएशन या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे हमारे पूर्वज थे वैसे हम नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा फ्यूचर जनरेशन भी हमसे बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज हर कोई मतलब, और वही सर्वाइव कर पाएगा जो खुद का मतलब खुद को चेंज कर पाएगा। और ये अगर आप फिलोसफिकली और लिटरल भी ले तो भी, अगर आपकी थिंकिंग मतलब, ये तो ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से हुआ, लेकिन आप मेंटली भी अगर इस चीज़ को सोचें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बात, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो शायद उस समाज में आप फिट नहीं हो पाएंगे। देन हम फिर बैक टू बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन पे आते हैं। तो डार्विन जो स्टडी करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को, और उनका एक और डिसेंट ऑफ मैन छपता है, ही ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज टू एप लाइक अ
पूर्वज, ठीक है, हमारे, तो उस ये भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है कि ये बोलते हैं कि हम एप से आए हैं, लोग मानने को तैयार नहीं। अब जहाँ बोल रहे थे कि सूरज हमारे चक्कर लगा रहा है, सब कुछ हमारे चक्कर लगा, हम सेंटर में हैं, और कोई कह दिया कि भाई नहीं, हम सेंटर वेंटर में नहीं है, हम तो बंदर और एप से निकले हैं, तो फिर चर्च को चैलेंज कर दिया, फिर सिस्टम को चैलेंज कर दिया इन्होंने। तो ये उस थ्योरी को करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी सही थ्योरी है, और उस इनका जो बुक था वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए, मानना ये था कि भगवान ने हमें बनाया है, और हम कंजर्वेटिव जो थिंकिंग थी वो ये मानती थी। अब ये मॉन्की वाला आइडिया तो उन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर डार्विन का जो इवोल्यूशनरी थ्योरी डिड हाउएवर गेन वाइड एक्सेप्टेंस, बाद में आ जाता है। और आज आपको पता होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, डरखाइम हो गए, जो भी फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल के लोग हैं, उन सब ने सोशियोलॉजी में अपना जो आइडिया है वो इसी बुक से या इस डार्विन की थ्योरी से निकाला है। और हम फंक्शनलिज्म को बहुत ही मेजर स्कूल मानते हैं सोशियोलॉजी का, ठीक है। नाउ बैक टू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगेन। अभी भी हम हिस्टोरिकल पढ़ रहे थे, अब एक मेजर हम पढ़ रहे हैं जो पॉलिटिकल चेंज लाता है। अभी तक थिंकिंग की चेंज हो रही थी रेनेसा की वजह से, अब पॉलिटिकल चेंज भी आएगा। कब से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है हिस्ट्री, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठाएं, सबसे मेजर रिवॉल्यूशन में से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, जहाँ पे फ्रीडम और इक्वालिटी की बात की जाती है। और ये वही एज है जब फ्यूडलिज्म, किंग, ये सब सिस्टम को खत्म करता है, इवन प्रीस्ट को भी, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, आपको कोई भी थ्योरी, कुछ भी बात समझनी है, आपको उसकी बिहाइंड स्टोरी जाननी पड़ती है, बैक स्टोरी, उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री पढ़िए। तो देखिए, वहाँ पे 3 स्टेट्स में बटा हुआ था जो समाज था, स्ट्रैटिफिकेशन था, वहाँ पे डिवीजन था समाज में। फ्यूडल यूरोप की बात कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो वन सेक्शन और स्टेट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर इन टर्म ऑफ स्टेटस, प्रिविलेज, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। हर जो तीनों स्टेट थे उनके पास डिफरेंट राइट्स थे, डिफरेंट स्टेटस था, डिफरेंट उनके पास प्रिविलेजेस थे, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मैंने अगेन यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लर्जी थे। तो क्लर्जी कौन होते हैं? जो प्रीस्ट, समझ लीजिए प्रीस्टली क्लास, ठीक है। कार्डियल जो हो गए, आर्क बिशप्स हो गए, बिशप्स हो गए, एबॉट्स हो गए, बेसिकली वो लोग सब लोग मतलब प्रीस्ट रिलेटेड समझ लीजिए, बिकॉज बेसिकली इन सब का नेम अलग अलग, मैं नहीं जानती हिंदी में क्या होता है, बट ये सारे जो होते हैं, ठीक है, क्लर्जी, पोप, ये सब रिलीजन से और चर्च से कनेक्टेड है, ठीक है। और इन लोगों का जो जीवन था वो एकदम समझ लीजिए कि वही अमीरों वाला, लग्जरी वाला जीवन था। और ये लोग कुछ भी अटेंशन नहीं देते थे रिलीजन पे, उनको रिलीजन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट किस में लेते थे? पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। पॉलिटिक्स टू रिलीजन मतलब रिलीजन में लेते थे, लेकिन उससे पावर गेन करने की कोशिश करते थे। और ये लोग ज़्यादातर समय अपना बेकार की जो चीज़ें होती हैं वही करने में, लाइक ड्रिंकिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। और जो अगर हायर क्लर्गी, मतलब मान लीजिए कि देखिए, कोई भी समाज अगर क्लर्गी की ही बात करें या पोप की ही बात करें, तो डिवीजन हर समाज में होता है। तो इन पोप या प्रीस्ट के बीच में भी डिवीजन था। तो मान के चलिए कि जो हायर प्रीस्ट थे वो ये सब करते थे कि एकदम मजे में जी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोअर लेवल के जो प्रीस्ट थे, जो गाँव में रहते थे या जिनको एकदम छोटा लेवल था, इनमें भी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ये इस क्लास में आते तो थे फर्स्ट स्टेट में, लेकिन इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ज़्यादा काम देते थे ऊपर वाले जो मजे कर रहे थे, सारा काम इन्हीं से करवाते थे, और ये लोग गरीब भी बहुत थे, ठीक है। सेकेंड, अगर स्टेट की बात करें तो इसमें नोबल और नोबिलिटी के लोग आते थे, बेसिकली राजवाड़े से संबंधित लोग। तो दो तरीके के नॉबल्स होते थे, सॉर्ड, nobles of the sword were big landlords. They were protector of the people principle, but in reality they led a life of parasite, living off the hard work of the peasant. And the noble of robe were nobles not by birth, by title. They were the magistrate, judge. Among these nobles some were very progressive and liberal, as they moved in their position from common citizen who belonged to third state, ठीक है। अब दो प्रकार के नॉबल थे। एक नॉवल जिनको नॉवल ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता था, ठीक है, बेसिकली नाइट समझ लीजिए या लैंडलॉर्ड समझ लीजिए। मैं फ्यूडलिज्म आपको फर्स्ट
अपने लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, बट अगेन आपको याद कर। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता था, किंग कुछ लोगों को जमीन देता था, तो ये जमीन जो लैंडलॉर्ड्स लेते थे, फ्यूडल्स लेते थे, ये इनकी बात की जा रही। यही है स्वॉर्ड ऑफ नॉवल ऑफ सॉर्ड। बेसिकली ये लोग अपने जमीन पे गरीबों से काम करवाते थे और उन्हीं को फिर योद्धा बनवा के लड़वाते भी थे, और बहुत बुरी तरीके से पैरासाइट यहाँ पे कहा गया इनको, दूसरे का खून चूस रहे हैं। कुछ नहीं करना था, जमीन ले लिया और लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, पैसा खूब ऐंठ रहे हैं और मजे से जी रहे हैं, ठीक है। रोब वाले होते थे जिनको बेसिकली ये बर्थ से नहीं होते थे, टाइटल से होते थे, इनको राजा ने चूज किया होता था, मजिस्ट्रेट या जज हो गए, ठीक है। कुछ कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव भी थे। थर्ड स्टेट सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में था। इसमें पीजेंट्स मतलब गरीब जो किसान थे वो आते थे, और मर्चेंट्स आते थे, आर्टिजन्स भी आते थे और अदर भी आते थे। तो लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंस था। जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, वो दिन रात काम करते थे, इतने सारे टैक्स पे करते थे, सब कुछ इन्हीं को पे करना था। ये लोग खाना भी उगाते थे, अगर ये खाना नहीं उगाते तो कोई सरवाइव भी नहीं करता, मतलब ये खेती कर रहे हैं। और लेकिन इनको गवर्नमेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं देती थी, मतलब दाने दाने के लिए और हर चीज के मोहताज थे। जो किंग था वो अदर जो टू स्टेट है, मतलब जो सेकंड था स्टेट जिसमें नोबल्स थे, और फोर्थ जो क्लर्जी थे, मतलब प्रीस्ट पुजारी वगैरह थे, उनको मेंटेन करने में रखता था। और किंग राजा की बात हो रही है, और गरीबों को और एक्सप्लॉइट करते थे, जो कि गरीब उनका घर चला रहे, बेसिकली खाना वहीं से आ रहा है ना। और पुअर जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी। अब देखिए अब मैंने बताया कि जो थर्ड स्टेट था उसमें दो लेवल इसमें भी था। एक पीजेंट जो की दयनीय स्थिति, लेकिन यहाँ पे एक और क्लास डेवलप हो रहा था जिसको मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। इसमें बेसिकली बुर्जुआजी लोग थे, ठीक है। ये मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, व्यापारी थे, लॉयर थे, मैन्युफैक्चरर थे, इस टाइप के थे। ये क्लासेस के पास पैसा बहुत था, ठीक है। शुरुआत में गरीबी में रहे, लेकिन धीरे धीरे जब व्यापार डेवलप होने लगा तो इनके पास पैसा आने लगा, मतलब 1720 से 89 के बीच में। और ये गरीब तो नहीं थे, जैसे किसान थे जो इन्हीं के लेवल के थे, और इन लोगों के पास पैसा तो था लेकिन पावर नहीं था। ना फर्स्ट क्लास में ये जा सकते थे, ठीक है, और ना सेकंड में। इनके पास पैसा होता था, पावर नहीं था। कहीं ना कहीं ये चीज इनको खटकती थी, ठीक है। तो आपको मैं एक बार समअप कर दूं क्या? तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, स्ट्रैटिफिकेशन है मतलब समाज का। तो किंग को तो मान लीजिए कि एकदम ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे प्रीस्टली क्लास आ गया, प्रीस्टली क्लास, पुजारी क्लास, ठीक है। यहाँ पे आ गए नोबल्स, एन लिख देते हैं। और यहाँ पे आ गए थर्ड जो स्टेट है, उसमें सबसे गरीब स्थिति में रहने वाले पीजेंट्स। पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास में उनको बाद में कहा गया, पर व्यापारी, ठीक है। किंग था वो केवल इन दोनों को सारे मजे देता था, नॉबल्स को और प्रीस्ट को। और जो नीचे वाला तबका थर्ड स्टेट था, उसको सबसे ज्यादा स्टेट जो था सफर करना पड़ता था, बिकॉज सारे टैक्स इनको, चर्च को भी टैक्स देना था। चर्च को देखिए, जन्म हुआ तो टैक्स देना है आपको, जो थर्ड क्लास है उसको। मृत्यु हुआ तो टैक्स देना है, शादी हुई तो टैक्स देना है, कोई पाप किया तो टैक्स देना, हर चीज पे देना था, ठीक है। सब कुछ इन्हीं के पास था और किंग को देना ही देना था। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट यही होती थी। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए, ठीक है। इनको पॉलिटिकल पावर बेसिकली, जो अब ट्रेड करके जो थर्ड स्टेट में बैंकर और ये सब बन रहे थे, उनको पॉलिटिकल पावर गेन करना था, बिकॉज पैसा तो उनके पास अब आ चुका था व्यापार से, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अभी तो हमने समाज समझने की कोशिश की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या थे समाज। अब समझते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। तो मोनार्की थी, राजा था, राजा को मानते थे लोग कि गॉड जो है उसने चूज करके भेजा है राज करने के लिए। 200 ईयर्स तक बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे चलती है फ्रांस में। और जो ऑर्डिनरी लोग, जो जर्नल लोग होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होता, उनका बस काम है कि किंग की सेवा करना है, और जो नोबल्स हैं उनकी सेवा करनी है, ठीक है। उसके बाद किंग का जो वर्ड है वो कानून है। और किंग ने अगर आपको कह दिया कि भाई आपको फांसी की सजा मिलेगी, तो आपका ट्रायल वरायल कोर्ट वोट कुछ नहीं होने वाला, आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो कुछ नहीं चलने वाला है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो
लुई जो 14 था, वो बहुत सारे वॉर्स, उसके बाद लुई 14 के बाद जितने भी आते हैं वो सारे बहुत सारे महंगे महंगे वॉर मतलब युद्ध करते हैं। अब खूब सारा पैसा जो आप अपनी देश का है उसको आप युद्ध में लड़ाएंगे, मतलब लगाएंगे। इवन अमेरिका को भी सपोर्ट, मतलब अमेरिका से जब युद्ध हो रहा हो तो तब भी बहुत सारा पैसा इसमें लगा दिया जाता है। इवन कई सारे बैंक से उधार लेके लुई जो 15th होते हैं, 16th होते हैं, वो लगा देते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि देश एकदम बैंकरप्ट हो जाता है, देश एकदम दिवालिया निकल जाता है, देश का पैसा एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि राजा युद्ध पे लगा रहे थे। लुई जो 16 होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर और बिल्कुल ही घटिया किस्म के राजा होते हैं। उनके पास मतलब राज करने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए राज करना भी एक कला होती है, उनके पास नहीं होती है। और ऑलरेडी उनको एक ऐसा देश मिला होता है जो इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर हो गया, पैसा नहीं है उनके पास, पैसा रुपया ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद मारिया एंटोनियट जो इनकी वाइफ होती हैं लुई 16 की, मारिया एंटोनियट की मूवी है, आप ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। मुझे भी लगता है कि जो मारिया एंटोनियट है, तो इनका एक जो लाइन है जो बहुत फेमस हुआ कि भाई आप ब्रेड नहीं खरीद, लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है, कहानी सुनिए। तो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा नहीं होता, महंगाई एकदम बढ़ गई होती है, देश के पास खुद पैसा नहीं तो लोगों के पास कहाँ से होगा। तो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, तो मारिया एंटोनियट पूछती हैं कि भाई लोग आंदोलन क्यों करें, लुई 16 की जो वाइफ होती हैं। तो लोग उनको बताते हैं, उनके काम वाम करने वाले, कि इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो कहती हैं अच्छा खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो केक खा लें। तो इनका जो ये कमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मारिया एंटोनियट अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रही है इतिहास की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया है इतिहास में। अगर आप डिटेल में इनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी सही पर्सनालिटी थी। बट क्या होता है ना कि जब लोगों का गुस्सा है आपके प्रति, राजा के प्रति, रानी के प्रति, तो लोग काफ़ी हद तक हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो वो लिखेंगे वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। डिटेल स्टडी करें तो ऐसी नहीं थी, बट मैंने आपको सुना दिया जो कहानी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सब चीज़ हम समझ लें कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, इकोनॉमिकली एकदम बुरी हालत थी, किस तरीके से डिवीजन था। लेकिन अन्य समाजों की तरह उस टाइम पे यूरोप के अन्य देशों की तरह फ्रांस भी एक इंटेलेक्चुअल फेज में घुस रहा था, जहाँ पे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, देश अगर हमारा गरीब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। और इस टाइम पे जो मेजर फिलोसोफर थे वो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहे थे इन सब आइडियाज़ को, मॉन्टेक्यू, लॉक, वोल्टेयर, रूसो वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत थे। अगर आपको ये भी पता हो कि कौन और थे तो उनके बारे में बात कीजिएगा कमेंट में। एक्चुअली कमेंट में आप लोग करके बताते रहिए, बिकॉज क्या होता है कि इससे मेरा इंगेजमेंट बढ़ेगा, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो। और आपका भी प्रैक्टिस होगा, अगर आपके कमेंट में कोई एक और दो नाम बताता है तो आपका भी नॉलेज वहाँ से गेन होता है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए जो भी आपको आइडिया पता हो कि कौन कौन से मेजर थिंकर्स या इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को डेवलप करने वाले इस टाइम पे रहे। हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस देख रहे हैं। बेसिकली ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अराउंड जो थिंकर्स डेवलप हुए थे, जो थिंकर्स ऑथर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे रैशनल थिंकिंग के लिए, क्वेश्चन के लिए, उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं। वो अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में वो बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सेपरेशन ऑफ पावर, आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो पावर है वो 3 लेवल पे डिवाइड है, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल पे पावर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 लेवल पे पावर को डिवाइड किया गया है। पावर का डिवीजन क्यों होता चाहिए, तो पावर का डिवीजन इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम सारी पावर सेंटर को दे देंगे तो सेंटर अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। अगर हम पावर का डिवीजन रखेंगे या सेपरेशन रखेंगे, या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लॉ बनाने का पावर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको होता है, अगर लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो उसका जो पनिशमेंट है वो जुडिशरी देती है। तो इस तरीके से पावर का सेपरेशन होने से कोई एक पर्सन एकदम सब चीज़ों पे काबू नहीं कर लेता, कब्जा नहीं कर लेता या निरंकुश नहीं हो जाता, ठीक है। एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। लॉक की बात करें तो वो एक इंग्लिश मैन थे,
और उन्होंने बात किया कि जो एवरी इंडिविजुअल, एवरी मतलब हर पर्सन जो है उसको कुछ सर्टेन राइट होना चाहिए, जिस राइट को कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। देखिएगा, इन सारे आइडियोलॉजीज को हम मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं, इससे पता चलता है कि मॉडर्निटी के ये थिंकर्स थे, ठीक है। और इसको नेचुरल राइट कहा जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो वो राइट क्या है? राइट टू लिव। हमें कोई मार नहीं सकता, हमें पैदा जब किसी ने नहीं किया, मतलब ऑफकोर्स हम पैदा होके आए हैं, लेकिन नेचर ने हमें क्रिएट किया है, तो हमें मारने का हक किसी को नहीं है। राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा जो भी चीज़ है वो हमारा है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। एंड द राइट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम सबको होनी चाहिए। और वो बिलीव करते थे कि कोई भी रूलर, कोई भी किंग अगर इन सारे राइट्स को ले लेता है तो लोगों को साथ मिलके उस लीडर को रिप्लेस कर देना चाहिए, उस लीडर को हटा देना चाहिए। वॉल्टेयर की बात कर, जो फ्रेंच फिलोसफर थे, वो बात करते हैं कि लोगों के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। सेकुलरिज्म की बेसिकली बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोग अपनी बात कह सकते हैं। एंड ही ऑल्सो स्टूड फॉर द राइट ऑफ इंडिविजुअल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके अंदर जो बात है, आपकी जो इच्छा है, आप उसको एक्सप्रेस करिए, आप कहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह से शब्द निकाला और आपको मतलब सूली पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। आप के पास अधिकार है अपनी बात कहने का। तो ये सब आप देख रहे हैं कि देखिए, यहीं से मॉडर्न जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेवलप हुई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो कितना इंपॉर्टेंट है। रूसो है, उनका बुक जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बात करते हैं कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सके कौन उनको, मतलब कौन उनका हेड होगा। ही बिलीव दैट पीपल कैन डेवलप देयर पर्सनालिटी बेस्ट ओनली अंडर अ गवर्नमेंट विच इज ऑफ देयर चॉइस। वो बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी इंसान का होगा जब हमने चूज किया हो कि कौन हमारा गवर्नमेंट चला रहा है, मतलब कौन गवर्नमेंट का हेड है। बेसिकली वो किंग की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंच मिडिल क्लास वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दीज आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जो मिडिल क्लास डेवलप हुई, जिसके बारे में बात किया मैंने, ट्रेड जो कर रहे थे, जो बैंकर्स थे, जो रिच क्लास डेवलप हो रही थी व्यापार या वाणिज्य शुरू होने के बाद, उन लोगों को ये सब आइडियाज ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इन्हीं सारे आइडियाज को आगे हम मतलब देखते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में ये देखने को मिलता है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या हुआ? विक्ट्री ऑफ कॉमन पीपल, जहाँ पे किंग और प्रीस्ट का पूरी सोसाइटी में चलता था, नाउ कॉमन पीपल के पास कुछ अधिकार, कुछ राइट थे। रिलीजन से फोकस हटा के हमने एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग पे ज़्यादा वो किया। प्रीस्टली क्लास का जो इम्पोर्टेंस था, जो कि फर्स्ट स्टेट बनाती थी, फर्स्ट स्टेट का जो बनाती, जिसे कोई टैक्स नहीं था, बस टैक्स लेती थी, उसको हटा दिया गया। वो अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई। और हर ऐसा विश्वास किया गया कि हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने देश को चला सकता है, और सिटीजन जो भी है उसको पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए। इक्वालिटी का आइडिया यहाँ से आता है। और पीपल जो थे वो इस आइडिया को कि कोई उनको दास बनाए, कोई उनका शोषण करे, एक्सप्लॉइटेशन करे, ये नहीं होता। और मॉडर्न डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और फर्टेनिटी का यहीं से ग्लोबल लेवल पे हर जगह आप देखेंगे डेमोक्रेसीज में यही बेसिकली आइडियाज होते हैं, वो यहाँ से डेवलप होता है। आई होप कि आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ गया। अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ गया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सोसाइटी में कौन 3 मेजर चेंज आए थे, आप कमेंट में बताइएगा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, ये भी एक मेजर रिवॉल्यूशन है, जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी लाया, जो मॉडर्न सोसाइटी का एक हम मानते हैं कि अंत वाला पड़ाव था, जहाँ से हम कह सकते हैं कि एकदम सोसाइटी मॉडर्न होना शुरू हो गई। मतलब मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो ये अराउंड 1760 के अराउंड शुरू होता है इंग्लैंड में, और ये बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाता है इंग्लैंड के लोगों के बीच में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगता है और अन्य कॉन्टिनेंट्स में। तो इस टाइम पे क्या सबसे मेजर चीज़ होता है? न्यू इन्वेंशन होते हैं। लोग नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। नई टूल्स बनाई जाती हैं, नई टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे मतलब जो सामान है, उपभोक्ता की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उनको बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज वगैरह में बनाई जा सके। ड्यूरिंग 70, 60 और 80, 30 जो था, उस टाइम इतने ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा नई टूल्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी ये सब इंटरप्राइजेस डेवलप होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ मतलब जाने लगती है। और उसी समय कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट जो क्लास होता है जिसके पास सारी ये फैक्ट्रीज वगैरह पावर वगैरह आ जाती है, वो कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हो जाता है, जो कि इन सारी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब जो पहले सोसाइटी जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती थी, वो एक अब मशीन मेड चीज़ों की दुनिया में हम लोग एंटर कर लेते हैं। ठीक है, स्पिनिंग जेनी आती है जो कि 70-60 में बाय जेम्स बनाया जाता है। उसके बाद बहुत सारी स्पिंडलर्स आते हैं, सिंगल व्हील आता है, उसके बाद ये ऑकराइट्स वाटर फ्रेम आता है। तो इन सारी मशीन्स के बारे में आप एक बार गूगल करके सर्च करके समझने की कोशिश करिएगा, हर मशीन क्या क्या काम करती है। आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस मिल जाएंगे इन पे दिखाते हुए कि क्या मशीन क्या काम की, तो उससे आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 मेजर को आप याद कर लीजिए कि हाँ ये चेंज है आई, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप उनकी वीडियोस ज़रूर जाके देखिए कि हाँ स्पिनिंग जेनी क्या थी और ये क्या था, वो क्या था, वो किस तरीके से काम करता था, फिर आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन ऐसे वर्ड्स में नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेसिकली इस हम कह सकते हैं कि इस एरा में क्या होता है कि फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हो जाती है, और एक म्यूल करके सैमुअल क्रॉम्पटन डेवलप करते हैं। उसके बाद बहुत सारे और अदर इन्वेंशंस भी होती हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यूरोप में चालू हो जाती है, इंडस्ट्रीज आने लगती है और इंग्लैंड से अब बाहर भी आने लगती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स और सोसाइटी दोनों चेंज आ रही हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म आ गया सबसे पहले, और वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बैंक्स आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन आ रहा है, और न्यू क्लास जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, मैनेजर्स की और कैपिटलिस्ट की आ रही है। ठीक है, अब ये एकदम डिफरेंट लेवल का चेंज है सोसाइटी में। अब जो पीजेंट्स, सो देखिए जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, मतलब पीजेंट यानी किसान जो थे, वो पहले कहाँ खेती किया करते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो वो अपने आप को एकदम डिफरेंट सिनेरियो में पाते हैं। एक ऐसे जहाँ पे 1000 ऑफ उनके तरह के लोग होते हैं जो टेक्सटाइल या मिल्स में काम करते हैं। मतलब हुआ क्या, जो किसान पहले गांव में रह के खेती कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो इंग्लैंड के शहरों में होता है। तो अब वो शहरों में जब जाता है तो खुद को अपने जैसे हजारों के बीच में पाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए काफी ज्यादा मतलब मैन पावर की जरूरत होती थी। जहाँ पहले वो कंट्री साइड में गांव में रहता था, अब वो एकदम अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में रह रहा है। आपने देखा होगा 12th की भी बुक्स में काफी डिस्कस किया गया कि जो ये स्लम डेवलप हुए थे इंडस्ट्रीज के आसपास, उनका जो कंडीशन था वो बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि प्रोडक्शन उनको इंक्रीज करना था, फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को। ठीक है, तो उनको क्या था, उनको ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए था, और लेबर्स को इतनी सैलरी मिल नहीं रही थी, तो वो स्लम्स में रहते थे। स्लम्स में एकदम छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ गया था और इंडस्ट्रीज बहुत फास्ट बढ़ रही थी। और जो सोशियो इकोनॉमिक जो दूरी होती है वो और बढ़ी थी, रिच एकदम रिच होता जा रहा था और पुअर एकदम पुअर होता जा रहा था, जिसको मार्क्सिस्ट टर्म में एलिनेटेड कहते हैं। और एलिनेशन के बारे में आप फर्स्ट पेपर में सॉरी आप अगर मतलब एलिनेशन के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आप MSO 1 का एक चैप्टर है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी एलिनेशन को काफी अच्छे से समझाया गया है, मार्क्स की जो थ्योरी है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं स्लम में, जहाँ पे छोटे छोटे, आपने स्लम देखे होंगे, छोटे छोटे कमरे होते हैं, ना वहाँ पे एयर पास होने के लिए, ना कोई सीवेज की व्यवस्था होती है, कुछ भी मतलब नहीं होता, ना वाटर प्रॉपर होता है, और बहुत ही बुरी स्थिति में वो वहाँ पे रहते हैं। अब देखिए ये चेंजेस जो हुई वो या तो कंजर्वेटिव थिंकर या तो रेडिकल थिंकर्स, दो कैटेगरी में यूजुअली बांटा जाता है थिंकर्स को। कंजर्वेटिव मतलब जो मानते थे कि जो पुराना सिस्टम था वो बेटर था, और रेडिकल थिंकर्स जो चेंज चाहते थे, उन दोनों को परेशान किया। अब कंजर्वेटिव थिंकर्स क्या सोच रहे थे कि जो ये सब चीजें चल रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दे कि समाज में एकदम डिसऑर्डर पैदा कर दे, केओस पैदा कर दे, मतलब एकदम सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। और वहीं पे रेडिकल थिंकर जैसे थे, वो मानते थे कि कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो उनकी स्थिति है, जिस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है, कहीं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, इससे कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना आ जाए। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट थे वो तो बिलीव ही करते हैं कि यह होगा। ठीक है, अब हम कंडीशन ऑफ लेबर के बारे में समझ लेते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो
पहले जो एम्फोसिस था कि आपकी जमीन हो, जमीन पे आप खेती कर रहे हो, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है, मनी कैपिटल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि उसी मनी को आप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो, फिर उसी से मतलब आप और अर्न करते हैं। जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे वो और मतलब बिल्कुल उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, और जो नए कैपिटलिस्ट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फैक्ट्रीज के ओनर्स मैनेजर, इन लोगों के पास पावर ज्यादा हो जाती है। और लेकिन एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्हीं के पास रहा होगा काफी अच्छा धन, तो उन्होंने इन फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट पहले के फ्यूडल लैंडलॉर्ड रहे होंगे। आई होप कि आप ये कनेक्शन समझ पा रहे हो। मैंने फ्यूडलिज्म 2-3 बार डिस्कस कर लिया। फ्यूडलिज्म के जो लॉर्ड थे वो बेसिकली एक तरीके के पैरासाइट थे, किसानों से मेहनत करवाते थे और उनका खून चूसते थे, ठीक है, उनके जो भी अर्निंग होती थी, तो उनके पास पैसा तो काफी रहा होगा, तो वही लोग जब ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हो रहा होगा तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए होंगे। बाकी वो ट्रेडिंग क्लास जो काफी इमर्ज हुए थे, जिसके पास पैसा था, वो बहुत सारा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, ऐसे। अब इंडस्ट्रियल सिटीज में अर्बनाइजेशन होता है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फैक्ट्री सिस्टम आ जाता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम पे जॉब पे जाना। आप खेती करते हैं तो कोई टाइम सेट नहीं होता, पर यहाँ पे अगर 6 बजे से आपकी ड्यूटी है तो आपको जाना है 6 बजे, फिर जो भी छुट्टी का टाइम है आप छुट्टी के टाइम पे आते हो। अर्बनाइजेशन इसलिए क्योंकि कम जगह पे बहुत सारे लोग रहने लगे, शहरें बनने लगी, तो अमीर लोग तो खैर अमीरों वाला जीवन शैली जिएंगे और गरीब लोग गरीबों वाला। उसके बाद सोशियोलॉजी जो इमर्ज होती है वो इन्हीं सब के रिस्पॉन्स में इमर्ज होती है, ठीक है, जो कि 19th और 18th सेंचुरी में यूरोप में हो रहा था, जो कि कहीं ना कहीं जो सोशोलॉजिकल राइटिंग्स थी या थिंकर्स थे वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी ऐसे बदलाव आ क्यों रही है, इस टाइप की सोसाइटी बन क्यों रही है। कभी भी कोई समाज में नई चीजें होती हैं जो मतलब, अब हम कोविड को ले लेते हैं, हम लोग के जनरेशन में तो कोविड ही सबसे आई ओपनर हुआ है। आप देखेंगे इस पे बहुत सारे सोशोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे पेपर्स छपना शुरू हो गए। क्यों? बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, ये ऐसी चीज है जो हमको परेशान कर रही है, ठीक है, कुछ भी नया समाज, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, उस समय तो एकदम समाज एकदम उलट फेर हो रहा था, कुछ अलग ही हो रहा था, ठीक है। और बहुत सारे जो इनलाइटमेंट अपेयर्स एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मतलब देखिए, बदलाव शुरू कहाँ से होता है, इनलाइटमेंट से। मैंने 3 फेजेस आपके साथ डिस्कस किया था, इनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इनलाइटमेंट के अंदर बहुत सारे रिवोल्यूशन को हमने ले लिया है, बट वहां से शुरुआत हम मानते हैं, ठीक है। तो वहां से जब शुरुआत होता है तो वहीं से बदलाव हमें देखना शुरू होता है, तो उसी पॉइंट से सोशोलॉजिस्ट पकड़ते हैं और फिर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। बाकी हिस्टोरिकली भी स्टडी किया गया है सोशोलॉजी में, बट ये सब जो पॉइंट्स थे कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा बेसिकली मोटिवेट किए कि देखिए कि समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी को स्टडी करना, क्योंकि सोसाइटी सबसे ज़्यादा चेंज हो रही थी। उसके बाद जो साइंटिफिक अप्रोच हमने मतलब सोशोलॉजी में यूज़ किया है या बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ में हम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट का जो आइडियोलॉजी होता है या इनलाइटमेंट से इंस्पायर है। 18th सेंचुरी थिंकर्स बिगेन मोर कंसिस्टेंटली देन एनी ऑफ देयर मतलब जो भी उनके पहले जितने भी आए थे। तो बेसिकली 18th सेंचुरी के जो थिंकर्स थे वो और स्ट्रांगली आते हैं और स्टडीज करना कोशिश करते हैं। पहले देखिए, सोशियोलॉजी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सोशियोलॉजी बहुत सारे थिंकर्स में हमें सोसाइटी के बारे में देखने को मिलता है, पर हम उनको सोशियोलॉजिस्ट क्यों नहीं कहते? बिकॉज जो अप्रोच इस टाइम के थिंकर्स 18 और 19 सेंचुरी के यूज करते हैं, उस टाइप का और उतना स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं यूज किया गया था, ना उतना साइंटिफिक मेथड यूज किया गया था। जैसे कि साइंटिफिक मेथड हम वैसा यूज कर रहे थे जैसे नेचुरल साइंस में यूज होता है, कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर उससे कोई रिजल्ट निकल रहा है, फिर हम उसके स्टेप लिख रहे हैं कि आप उसको बार बार चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि सन सेंटर में और प्लैनेट उसके चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हम कोशिश कर रहे थे कि हम सोशियोलॉजी में चीजों को प्रूव कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी को देखिए, नेचुरल साइंस ह्यूमन बीइंग को स्टडी करती है, इंसान को, लेकिन सोशियोलॉजी उसकी सोसाइटी को स्टडी करती है, लेकिन साइंटिफिकली।
सो बेसिकली 18th सेंचुरी के थिंकर्स थे, वो बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन नेचर है या जो ह्यूमन बीइंग है वो रैशनल है, और उनकी जो रैशनल थिंकिंग है जो 18th मतलब हमें 14th सेंचुरी के रेनेसा के बाद दिख रही थी कि वो और मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे थे, चीज़ों को समझने लगे थे, साइंटिफिकली देखने लगे थे। ये जो एक्शन है धीरे धीरे उन लोगों को और फ्रीडम दिलाएगा और उनका जो सोसाइटी होगी बेटर बेटर प्लेस बन पाएगी। उसके बाद 18th सेंचुरी के थिंकर ये भी बिलीव करते थे कि ह्यूमन केपेबल है एक परफेक्शन लाने का। परफेक्शन कैसे? समाज में जो समाज की इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें बहुत सारी इश्यूज हमें देखने को मिलती हैं। उस इंस्टीट्यूशन में अगर बदलाव लाता गया, जैसे हमें इस इंस्टीट्यूशन में ये कमी देखी, हम उसके प्रति आवाज उठाएंगे, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो समाज एक परफेक्शन पे रीच कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्लुएंसेस थे वो पोस्ट इनलाइटमेंट यानी इनलाइटमेंट के बाद जो थे वो हम यूरोप में देखने को मिलता है, जो सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस बहुत करता है। फर्स्ट था द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड द सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। मैं आपको इनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तीनों जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे, जो प्रभाव था, वो सोशियोलॉजी के जो अर्ली राइटर्स थे या सोशोलॉजिस्ट थे उन पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या होती है? तो हमें अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बिकम अ इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। द बेसिक assumption was that this philosophy that society must have progressed through series of steps from simple to complex। ठीक है। आप मॉर्गन को पढ़ेंगे, आप पार्सन्स को पढ़ेंगे, आप डरकाइम को पढ़ेंगे, आप वेबर को पढ़ेंगे, आप इवन कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। सब लोग जो भी अपनी स्टडीज करते हैं वो दिखाते हैं कि हमारा जो समाज है वो सिंपल से बढ़ते कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में बना है। यानी मतलब जितने भी क्लासिकल थिंकर्स अगर आप उनका काम देख ले तो वो हम हर किसी ने सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई है बताने की कोशिश की। मॉर्गन का वीडियो मेरे चैनल पे है शॉर्ट सा, आई गेस दरखाइम का भी है, कॉम्ट का भी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि हर किसी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे सोसाइटी जो अभी अभी हम जिस सिनारियो में, जिस सिचुएशन में या जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँची है। हर कोई अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आप यूपीएससी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो छोटी छोटी वीडियोस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो समाज है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेज पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचता है। जो सोशल थिंकर्स थे, जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा, सैंड पेरे हो गए, गिम्बेस्ता हो गए, आई गेस इनका नाम ऐसे ही बोलते हैं, वो होल सोसाइटी से कंसर्न थे। वो एक सर्टन एस्पेक्ट से नहीं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, वो पूरी होल सोसाइटी को ऐसा देखते थे। और ये हमें अदर जो सोशोलॉजिकल राइटर्स है उनके उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन एक और पॉइंट है कि हमें अलग अलग एस्पेक्ट से भी सोसाइटी को देखना है। ठीक है। तो बहुत सारे अर्ली जो सोशोलॉजिस्ट है वो होल करके ही देखते हैं, लेकिन अलग एस्पेक्ट्स को भी देखना जरूरी होता है। उसके बाद द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वाज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था डार्विन पढ़ाते हुए कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है वो सोशियोलॉजी की थ्योरीज पे है। बिकॉज हम सब शुरुआत से कह रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे। तो जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है या फंक्शनलिज्म है वो बहुत हद तक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर है। ठीक है। और इसीलिए हमने मतलब जैसे कि आप हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ेंगे या डर्कहाइम पढ़ेंगे, इनका गुड एग्जांपल है, इनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी एग्जांपल दिखाने के लिए कि इन लोगों ने किस तरीके से बेसिकली फंक्शनलिस्ट है ये चीज़ें यूज़ की हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच को। बाकी हम थिंकर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, एक साथ बहुत कुछ समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। तो देखिए जो सर्वे का फॉर्मूला है या सोशल सर्वे फ्रॉम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन मॉडर्न सोशोलॉजी, हम सोशल सर्वे जो करते हैं मतलब बेसिकली समाज में हम सर्वे कर रहे हैं, तो ये इमर्ज क्यों हुई और स्पेशली मॉडर्न सोशोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? तो ये दो रीजन से होती है। एक तो हमें सबसे पहले हमने कहा कि हमें सोशोलॉजी को नेचुरल साइंस से एकदम क्लोज रखना या नेचुरल साइंस जैसा है, जहाँ पे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, डेटा कलेक्ट होता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, रिजल्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, यही सब होता है ना साइंस में। तो
इसी को हम मतलब जैसे जितने क्लासिकल थिंकर्स हैं वो मानते थे कि जो ह्यूमन फिनोमेना है या सोसाइटी है उसको भी आप सर्वे करके, डेटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्वेशन करके, जैसे साइंस को पढ़ा जाता है, क्लासीफाई और मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से सोशल जो सर्वेज हैं वो फेमस हुए। दूसरा प्रॉब्लम था उस टाइम पे जो कि हम मानते हैं कि सोशल प्रॉब्लम था, वो थी पॉवर्टी, गरीबी। तो देखिए, पॉवर्टी को जितने सोशल साइंटिस्ट हैं या सोशोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि वो नेचुरल नहीं होता। जैसे जनरल थिंकिंग आप देखेंगे, लोगों से पूछेंगे गरीबी क्यों है, तो कोई बोलेगा अरे वो काम नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, एग्जैक्ट जनरल अगर कॉमन सेंस की बात करें। लेकिन सोशोलॉजी कभी भी नहीं कहता कि गरीबी एक नेचुरल मतलब नेचुरल फिनोमेना, वो बोलते हैं सोशल है। समाज में जो कमियां हैं, समाज में कुछ इश्यूज हैं, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन या स्ट्रैटिफिकेशन है, वो इस सब चीज़ों का जड़ है, इंसान खुद नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सोशोलॉजिकल इंक्वायरी करके हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज है, स्पेशली पॉवर्टी जैसी, वो क्यों है। द बेसिक अजम्पशन विच अंडरलाइंस दिस मैथड इज दैट थ्रू द नॉलेज ऑफ सोशल कंडीशन वन कैन अराइव एट सोल्यूशन टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम एंड जो भी प्रिवलेंट है सोसाइटी में। तो देखिए, बेसिकली हम इसको यूज़ क्यों करते हैं मैथड को, हम सर्वे किए, सर्वे में पाया कि ये पर्टिकुलर पर्सन को इश्यूज है। और भी देखिए, गरीबी के अलावा भी बहुत सारी, क्राइम क्यों हो रहा है, वायलेंस क्यों हो रहा है, इनोमी क्यों है, कुछ ऐसा कुछ भी हमने लिया। तो हम जब उसको स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे कि उसका कॉज क्या था। कॉज जब हमें पता चलेगा तो हम उससे सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि हाँ, ये कॉज है, ये कारण है, तो इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग पढ़ नहीं पा रहे तो हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल में उनको कुछ ऐसे इनसे एक तरीके से बेनिफिट्स देंगे जहाँ पे वो जाके पढ़ें, जो उनकी इश्यूज हैं। जैसे मिड डे मील का अगर आप एग्जांपल लें, तो हमने स्टडी किया कि गरीबी बहुत ज़्यादा है और खाने की इश्यूज है, तो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, वो काम पे भेजेंगे। तो हमने मिड डे मील का वो एक सिस्टम शुरू किया कि मिड डे मील होगा तो बच्चे कम से कम खाने से ही वो होके आएंगे, क्योंकि खाना भी मिलेगा और पढ़ाई भी। तो इसी तरीके से आप जब प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर उसका कॉज ढूंढोगे, एंड देन अपने आप सॉल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा। तो इसीलिए जो सोशल कंडीशन का या सोशल सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशोलॉजी में। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट जो लेक्चर है पूरा समझ में आ गया है। मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया है, 3 लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे डिस्कशन में कि किस तरीके से सोशोलॉजी डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो सोशोलॉजी को इन्फ्लुएंस करके लाती है। अब मॉडर्निटी का मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, मॉडर्निटी एग्जैक्टली यही सब है, लेकिन जो उसके जैसे थ्योरीज क्या हैं उसको मैं डिस्कस कर लूँगी एक सेपरेट वीडियो में। सो प्लीज़ जितने भी वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे इश्यूज़ है, कहाँ पे आपको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग को सपोर्ट करेगा कि हम फर्दर और वीडियोस बना सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।